हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आपको दृष्टि जो करंट अफेयर्स की मैं मैगज़ीन कंप्लीट करवा रहा हूँ, 1 साल का। जनवरी 2023 से मैंने प्रारंभ किया है, जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से, और यह हमारा अब आ चुका है मई 2023 का। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की आ चुकी है मैगज़ीन, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। आप अगर यूपी की कोई भी परीक्षा देने वाले हैं 2024 में, तो 2024 के लिए यह पूरी सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप आरओ की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस अपर की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप यूपी एसआई की परीक्षा देने वाले हैं, सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की यह करंट अफेयर्स, जिसको हम अब मई 2023 की बोल रहे हैं। इसमें मई महीने के करंट अफेयर्स की वो सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो यूपी विशेष से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर है हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लखनऊ की सौम्या मिश्रा ने निर्देशन में कनाडा में मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया। चर्चा में है उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के शहर टोरंटो में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं? इस कार्यक्रम में 2 साल से लेकर 65 साल तक के प्रतिभागियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक गाथा की प्रस्तुति की। इसमें 80 स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख था। इस कार्यक्रम में भारत के 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 40 प्रकार के मिलेट से बने पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। इस दौरान लखनऊ की सौम्या मिश्रा ने बताया कि इस नाटकीय कथा के संपादन में लगभग 3 साल का समय लगा। इसमें 80 स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख था। इसमें अधिकतर वे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो शामिल थे जिनके बारे में लोगों ने कभी भी नहीं सुना था। इसके बाद मिलेट रेसिपी बुक का डिजिटल अनावरण हुआ। इस किताब में होम कुकुस की 34 व्यंजन विधियां शामिल हैं जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। यूपी के पूर्व डीजीपी को बनाया गया यूपीसीए का निदेशक। यूपी के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर पैनल में शामिल किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख बिंदु क्या है देखते हैं। लखनऊ के एक निजी होटल में यूपीसीए के अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया की ऑनलाइन अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपीसीए के 12 निदेशकों की सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। विदित है कि यूपीसीए में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया है। राजीव शुक्ला के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली चल रहा था। अभी तक यूपीसीए के निदेशकों की सूची में 12 लोग कार्यरत थे, लेकिन अब देवेंद्र सिंह चौहान के जुड़ने से निदेशकों की संख्या 13 हो गई है। यूपीसीए के 12 निदेशकों में अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया, अभिषेक सिंघानिया, युद्धवीर सिंह, रियासत अली, ताहसीर हसन, अशोक चतुर्वेदी, प्रेम मनोहर गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, श्याम बाबू, जावेद अख्तर, विजय गुप्ता और गजेंद्र तिवारी शामिल हैं। इसके अलावा आगामी सत्र में यूपीसीए के उत्थान को लेकर भी चर्चा की गई। लखनऊ में यूपीसीए की देर रात तक बैठक चली। यूपी में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने का लेकर मंथन चला। कई पदाधिकारियों ने यूपी में ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने पर जोर दिया। कई कई ने कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में भी मैच कराने का प्रस्ताव रखा। मूल रूप से मैनपुरी के निवासी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान का जन्म 20 मार्च 1963 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उनके पिता शिवराम सिंह चौहान सतारा सैनिक स्कूल में शिक्षक थे। डॉक्टर चौहान एमबीबीएस हैं तथा 1988 बैच के आईपीएस हैं। वे 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजी बने। देवेंद्र सिंह चौहान 31 मार्च 2023 को अपने पद से रिटायर हो गए। अगला है हमारा लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी का शुभारंभ। इसे आप अगर ट्रिपल स्टार दे लें तो गलत नहीं होगा, यह वाकई ट्रिपल स्टार के लायक खबर है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 के आधिकारिक लोगो, शुभंकर, मशाल, गान, जर्सी को लॉन्च किया। गौरतलब है कि यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण है।
खेल 25 मई से शुरू होकर 3 जून 2023 तक चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 मशाल रिले को हरी झंडी दिखाई, जो अगले 20 दिनों के दौरान भारत के इस बड़े राज्य के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड इलाके से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री द्वारा यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रतीक चिन्ह लोगों का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसिद्ध गायक पलाश सेन द्वारा रचित और गाए गए खेलो इंडिया हर दिल में देश शीर्षक खेलों के गान का विमोचन किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स की आधिकारिक जर्सी को लॉन्च किया, जिससे ललित उपाध्याय, सुधा सिंह और दिव्या काकरान जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों ने पहना मंच पर आत्मविश्वास के साथ उसे प्रदर्शित किया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर जीतू बारासिंघा, जो आकर्षक जीवंत राजकीय पशु गर्व से गौरव का प्रतीक है, का अनावरण किया। अंतिम अनावरण यूनिवर्सिटी गेम्स के मसाल का किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश के दिग्गज खिलाड़ियों ललित उपाध्याय, वंदना कटारिया, सुधा सिंह, विजय यादव, दानिश मुजतबा द्वारा एक एक करके मंच पर लाया गया। उल्लेखनीय है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 उत्तर प्रदेश का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीक चिन्ह राज्य की समृद्ध पारंपरिक ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिक्षा, बुनियादी ढांचा, खेल जैसे सभी पहलुओं में इसके विकास का आधार रहा है। शुभंकर जीतू बारासिंघा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अद्भुत संधारी है, जो एक शक्तिशाली शारीरिक बनावट और उल्लेखनीय गति वाला होता है। अपने स्वभाव में कौशल, नीति और धैर्य को प्रदर्शित करता है और अनुग्रह, सूक्ष्मता की प्रतिमूर्ति होता है, जो वास्तव में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की शक्ति और प्रचुरता को प्रदर्शित करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश की आधिकारिक मशाल शक्ति न केवल अपनी विरासत और भावना की प्रतीक है, बल्कि एक ऐसी जीवंत इकाई है जो ऊर्जा से भरी हुई है। प्रत्येक एथलीट को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु गंगा नदी को शक्ति पर उकेरा गया है। इस पर अंकित ऊपर की ओर इशारा करते हुए भविष्य की ओर उन्मुख दिखने वाला तीर गौरवशाली अतीत और उत्तर प्रदेश के भविष्य का उत्सव मनाता है। इतना सारा डिटेल जो बताया गया है, यह ना केवल आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे शक्ति के प्रकाश प्रदान करने वाले मूल में मोर पंख और कमल की पंखुड़ियां भी अंकित हैं, जो पहाड़ों को भी हिला सकने वाली अपनी शांत ऊर्जा को इंगित करती है और प्रेरणा और इच्छा शक्ति का एक शक्तिशाली स्रोत है। इस 12 दिवसीय KIUG यूपी 2022 का आयोजन वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर के अलावा राज्य की राजधानी लखनऊ में भी किया जाएगा। कहां कहां किया जाएगा जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिता में आयोजित की जाएगी। कबड्डी प्रतियोगिता 22 मई 2023 को नोएडा में शुरू होगी, जबकि कुछ अन्य स्पर्धाएं 24 मई 2023 को विभिन्न स्थानों पर शुरू होंगी। कौशल, नीति, धैर्य की विचारधारा से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आधिकारिक तौर पर 25 से 3 जून 2023 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। इनमें 200 भारतीय विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट 21 खेल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगली खबर है, मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित। 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अमित कुमार को शौर्य चक्र श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में 12 अक्टूबर 2020 को हुए ऑपरेशन में दिया गया। विदित है कि 15 अगस्त 2022 को उन्हें इस ऑपरेशन के साथ साथ अन्य ऑपरेशन के लिए 3 पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा हुई। अमित कुमार मेरठ के न्यू मीनाक्षीपुरम निवासी हैं। अमित कुमार का मूल रूप से बुलंदशहर जिले के गांव निशोरखा के निवासी हैं। उनके पिता जीत सिंह भी सेना से सेवानिवृत्त हैं। अमित ने आर्मी स्कूल मेरठ कैंट से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरठ कॉलेज से बीएससी और भौतिक विज्ञान में एमएससी की। वर्ष 2013 में अमित सीआरपीएफ में सीधे नियुक्त होकर अधिकारी बने। विभिन्न स्थानों पर तैनात रहने के बाद अप्रैल 2018 में उनकी नियुक्ति श्रीनगर स्थित वैली QAT के कमांडर के पद पर हुई। इसके दौरान उन्होंने अनेक ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वह 15 एनकाउंटर में
टीम के साथ शामिल रहे। इनमें 30 आतंकी मारे गए और 5 को जिंदा पकड़ा गया। इन साहसिक कार्यों की सराहना में सरकार अमित को अब तक 14 प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर चुकी है। गत 29 अगस्त को उनकी तैनाती नई दिल्ली में 1 सिंगल सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर है। प्रदेश के 100% अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए अभियान शुरू। 10 मई 2023 को मीडिया में जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के अब 100% अन्नदाताओं को किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ देने के लिए सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही। पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों नए कृषकों को जोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान 22 मई से शुरू होगा, जो 10 जून तक चलेगा। हालांकि इससे पहले भी 20 मई तक राज्य सरकार के अधिकारी घर घर जाकर ऐसे कृषकों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं जो विभिन्न कारणों से इस योजना का लाभ लेने से अब तक वंचित हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान से पहले घर घर सर्वेक्षण प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर घर सर्वेक्षण कर ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ली जाएगी जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं। इस पूरे अभियान का नोडल कृषि विभाग होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, तकनीकी सहायक कृषि, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जिससे कि केवाईसी बैंक खाते की आधार लिंकिंग, लैंड सीडिंग के काम को सफलतापूर्वक कराया जा सके। ज्ञातव्य है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सीधे सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक ओपन सोर्स से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे कृषक भी हैं जिन्होंने ओपन सोर्स के तहत आवेदन किया है मगर आवेदन अब तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। साथ ही जिन कृषकों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ है उन्हें भी आगामी किस्तें प्राप्त नहीं हो रही हैं। कई बार पंजीकृत कृषकों के भूलेख का सत्यापन होने के बावजूद उनके बैंक खाते का आधार से लिंक न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 13 किस्तों का विवरण पूरा कर लिया गया है। अब 14वीं किस्त के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश और रोजगार की नीति में होगा बदलाव। 11 मई 2023 को मीडिया से जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की जरूरतों को देखते हुए अपनी नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करने जा रही। नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव के तहत जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। साथ ही कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिए केस टू केस आधार पर तय होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लॉन्च की थी। इस नीति का उद्देश्य दुनिया भर से निवेशक जुटाते हुए उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक परिस्थिति तंत्र बनाना है। नल कनेक्शन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। 15 मई 2023 को मीडिया से जानकारी मिली कि ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश अब महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश ने 1,12,97,534 नल कनेक्शन दिए हैं। राज्य में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य से नल से जल की आपूर्ति योजना में यह नया मुकाम हासिल किया है। गौरतलब है महाराष्ट्र जो अब तक दूसरे स्थान पर था 1,11,22,327 नल कनेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश के ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में बढ़त बनाते हुए उत्तर प्रदेश की नजर टॉप पर विराजमान बिहार से आगे निकलने की है। अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य की ग्रामीण आबादी 2,65,93,949 के साथ सबसे अधिक है। इसके बाद भी सरकार की ओर से जल जीवन मिशन हर घर नल जल की योजना के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा। पेराई सत्र 2022 से 24 के लिए गन्ने के सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी। 15 मई 2023 को मीडिया से जानकारी मिलने के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की सट्टा आपूर्ति की नीति जारी की गई। गन्ना आपूर्ति नीति के आधार पर ही
प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने की पर्चियों के जारी करने सहित गन्ना आपूर्ति के लिए विस्तृत निर्देश चीनी मिलों को दिए गए हैं। संजय भूसरेड्डी बताया कि इस वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति कृषक गन्ना सट्टे की सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर तक के लिए अधिकतम 850 क्विंटल से बढ़ाकर 900 क्विंटल, लघु कृषक 2 हेक्टेयर तक के लिए 1700 क्विंटल से बढ़ाकर 1800 क्विंटल, सामान्य कृषक 5 हेक्टेयर तक के लिए 4250 क्विंटल से बढ़ाकर 4500 क्विंटल करने की गई। उपज बढ़ोतरी की दिशा में सट्टे की अधिकतम सीमांत लघु और सामान्य कृषक के लिए क्रमशः 1350 कुंतल से बढ़ाकर 1400 कुंतल, 2700 कुंतल से बढ़ाकर 2800 कुंतल और 6750 कुंतल से बढ़ाकर 7000 कुंतल निर्धारित की गई है। राज्य में किस छोटे किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब 60 कुंतल की जगह 72 कुंतल तक के सट्टा धारक गन्ना किसानों को छोटे कृषकों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इससे इन सट्टा धारकों को 45 दिन के अंदर गन्ना आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी। इस वर्ष सट्टा आपूर्ति में भूमि क्रय विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा हस्तांतरण, ड्रिप विधि से सिंचाई करने वाले कृषकों को सट्टे में प्राथमिकता, सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता, उत्तम गन्ना कृषकों को उपज बढ़ोतरी हेतु निःशुल्क प्रार्थना पत्र देने की सुविधा एवं सट्टा धारक सदस्य कृषक की मृत्यु, पेराई सत्र के दौरान होने पर सट्टा चालू रखे जाने संबंधी अन्य प्राविधान भी शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता किसानों की अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गत 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति में से अधिकतम औसत गन्ना आपूर्ति की पेराई सत्र 23-24 के लिए बेसिक कोटा माने जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे न केवल कृषकों की गन्ना आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी बल्कि चीनी मिलों को भी अधिक गन्ना प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा कृषक पेराई सत्र 2022-23 के नए सदस्य बने हैं, 1 वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किए हैं, उनके 1 वर्ष की गन्ना आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जाएगा। अंतिम कैलेंडर स्मार्ट गन्ना किसान की वेबसाइट कैन यूपी और मोबाइल ऐप ई गन्ना पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों के लिए अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर पूछताछ केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्यों में सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके विधिक उत्तराधिकारियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गन्ना आपूर्ति में 20% की प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष की आपूर्ति नीति में पेराई सत्र के मध्य यदि किसी गन्ना आपूर्ति कृषक का डबल बांड दोहरा सट्टा प्रकाश में आता है तो ऐसे प्रकरण को केन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में रखकर संबंधित कृषक की गन्ना आपूर्ति, गन्ना मूल्य भुगतान पर रोक लगाए जाने का कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था में गन्ना माफियाओं द्वारा अनियमित आपूर्ति अब संभव नहीं हो सकेगी। गन्ना समितियों के 30 सितंबर 2023 तक बने सदस्य की आगामी सत्र में ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा पाएंगे। कृषकवार, ग्रामवार सर्वे सट्टा सूचियों का प्रदर्शन 20 जुलाई से 30 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में इस साल बनेंगे 6458 खेल मैदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य सरकार द्वारा खेलकूद से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में मनरेगा के चालू वित्तीय वर्ष में 6458 खेल मैदान बनाए जाएंगे। मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6458 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल संख्या पूछ लिया जाता है, एग्जैक्ट संख्या, तो यह भी याद रखिएगा। मनरेगा खेल मैदानों को मनरेगा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा। मनरेगा पार्क, यहाँ पर बुजुर्गों के घूमने टहलने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले, किशोरों के लिए ओपन जिम भी बनेंगे। प्रदेश में 2017-18 से 2023-24 5 सालों में 23,576 खेल मैदान वो मनरेगा पार्क बनाए गए हैं। इनके निर्माण पर 852 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर के विकास की संभावनाओं पर चर्चा के दौरान फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान को एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक नवीन संस्थान फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आवश्यक निर्देश दिए। आदित्यनाथ जी ने कहा, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। अब लक्ष्य देश में अग्रणी राज्य बनने का है। इसी प्रकार देश में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में अभी राज्य का योगदान 2% का है, जिसे 10 से 12% तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में IITR
CDRI, CMAP, NBRI जैसे उच्च स्तरीय शोध संस्थान क्रियाशील हैं, जबकि SGPI, KGMU जैसे अकादमिक संस्थान भी हैं। नियोजित प्रयासों से बीते कुछ वर्षों में लखनऊ बायोफार्मा हब के रूप में उभर कर आया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए AKTU और अन्य प्राविधिक शिक्षण संस्थान मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है। प्रदेश में फार्मा पार्क निर्माण की कार्रवाई चल रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। दवा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए गुणवत्ता शिक्षण संस्थानों, रिसर्च लैब, इंडस्ट्री तीनों के क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्थान मूल शोध और नवाचार पर केंद्रित होगा, साथ ही सेक्टर से संबंधित अन्य संस्थानों, इंडस्ट्री के बीच सेतु का काम करेगा। उन्होंने अधिकारियों को फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट के स्वरूप में के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और राजधानी लखनऊ में इसके लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। 17 मई 2023 को मीडिया में जानकारी मिली के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA की अनुमति पत्र हस्ताक्षर कर दिया गया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या होने वाले हैं? कैबिनेट ने पिछले साल अगस्त में कुकरेल में नाइट सफारी बनाने, राजधानी में चिड़ियाघर को ही वहां स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। तभी से वन विभाग इनकी स्थापना के लिए सभी तरह के NOC हासिल करने व औपचारिकताएं पूरी करने में लगा हुआ है। कुकरेल के जंगल 2027.46 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। यहाँ 350 एकड़ में देश की पहली नाइट सफारी तैयार होगी। 150 एकड़ में प्राणी उद्यान। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें वन क्षेत्र के मूल स्वरूप को कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों परियोजनाओं को करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। CZA का अनुमति मिलने के बाद अब वन विभाग परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सलाहकार की सेवाएं लेगा। सलाहकार नियुक्ति करने के लिए भी खुली निविदा से प्रस्ताव मांगे गए। ये कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड में किए जाएंगे। यानी जो फर्म नाइट सफारी चिड़ियाघर की स्थापना का ठेका लेगी, उसे तय मानक पर सभी काम खुद करना होगा। इसके लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, क्योंकि कोई विशेषज्ञ एजेंसी अभी देश में काम करने के लिए मौजूद नहीं है। बरेली मंडल में बनेंगे 52 अन्नपूर्णा स्टोर। 17 मई को बरेली विकास प्राधिकरण BDA बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया, बरेली मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित 40 प्रकार के सामान जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। खाद्य रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी, बरेली की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने मंडल में बनाए जा रहे 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स का मॉडल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। स्टोर में उचित दर की दुकान और जन सुविधा केंद्र होगा, जिसमें अन्नपूर्णा स्टोर का नाम दिया गया। गांव के पंचायतों भवनों में इसका निर्माण होगा। स्टोर 52 वर्ग मीटर में होगा, जिसके सामने 4 फीट चौड़ा बरामदा प्रतीक्षा शेड होगा। एक भाग में उचित दर की दुकान होगी। इसमें 200 क्विंटल खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी। स्टोर के दूसरे भाग में जन सुविधा केंद्र, जनरल स्टोर की स्थापना की जाएगी, संचालन किया जाएगा। दुकान में ई-पास मशीन भी होगा। अन्नपूर्णा स्टोर के जन सुविधा केंद्र से आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पेंशन सेवाएं मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के बिल जमा किए जाएंगे। जनरल स्टोर में 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर, ई-स्टाम्प, अग्निशमन यंत्र मिलेंगे। माइक्रो ATM, BC सखी आदि की सुविधाएं भी मिलेंगी। नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़। 18 मई 2023 को मीडिया से जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ NCR की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। लखनऊ की कंसल्टेंसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिजाइन व फोटोग्राफ्स तैयार किया। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है। विदित बीते दिनों कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक में टाउनशिप के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। ADA खैर रोड पर ग्राम मूसेपुर करीब जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, जतनपुर, चिकावटी, रुस्तमपुर, अखन और लौसौरा बिसावन में जमीन जुटाएगा। यह पूरा क्षेत्र केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर प्राथमिकता में शामिल है। इसी रोड पर डिफेंस कॉरिडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी आदि प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वहीं दिल्ली NCR के लिए अलीगढ़ को यह हाईवे जोड़ता है।
जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी यह मार्ग मुख्य है। इन तमाम वजहों के चलते एडीए की हाउसिंग टाउनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। टाउनशिप के लिए एडीए द्वारा लखनऊ की फर्म से डिजाइन तैयार किया कराई गई। एडीए के मुताबिक ग्रेटर अलीगढ़ सेक्टरों में विभाजित होगा, वहीं अलग अलग श्रेणियों के फ्लैटों के टावर बनेंगे। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में लैंड पुलिंग योजना लागू करने वाला पहला जिला बन गया है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 9 किसानों से कुल 10 हेक्टेयर भूमि इस योजना के तहत ली गई है। इससे पहले मथुरा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी लैंड पुलिंग का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इन विकास प्राधिकरण में संबंधित जमीनों का भू उपयोग परिवर्तन न होने के चलते मामला शासन में अटक गया। विदित है कि प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लैंड पुलिंग नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत भूस्वामी को 5 साल तक प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिलाने के साथ ही 25% क्षेत्रफल भी वापस करने का नियम तय हुआ। प्रत्येक भूस्वामी को उसके द्वारा दी गई भूमि के विकसित भूमि का अनुपातिक हिस्सा लॉटरी के माध्यम से निःशुल्क आवंटित किया जाएगा। इसके आंतरिक व बाह्य विकास के लिए भूस्वामियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अलीगढ़ की अंजना गुप्ता बनी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद। 17 मई 23 को मीडिया में जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.76% मत हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। भाजपा की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने वार्ड 43 से 92.76% मत हासिल किया, यह उपलब्धि हासिल की। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड अलीगढ़ में बना। नगर निकाय चुनाव में वार्ड 43 से कुल 10,700 वोट में से 5,078 वोट पड़े थे। इसमें अंजना गुप्ता को 4,714 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 201 मत मिले। आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच जल्द तैयार होगी मेट्रो रेलवे लाइन, दोनों स्टेशनों के बीच टनल निर्माण शुरू। मीडिया जानकारी मुताबिक आगरा फोर्ट से ताजमहल के बीच जल्द ही मेट्रो रेलवे लाइन तैयार होगी। 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू करने के बाद टीबीएम यमुना ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की दिशा में टनल का निर्माण शुरू कर दिया। आगरा से पहले उत्तर प्रदेश में कई जिलों में मेट्रो शुरू हो चुकी है, लेकिन आगरा में मेट्रो का काम इसलिए भी खास है क्योंकि आगरा मेट्रो रेल परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जहां टीबीएम लॉन्च के बाद महज 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू किया गया। टीबीएम यमुना को फरवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद टीबीएम यमुना ने 77 दिन में पहला ब्रेक थ्रू करते हुए बिजली घर से आगरा फोर्ट तक की टनल का काम पूरा किया। टीबीएम द्वारा भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण को मुख्य तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया गया। प्रथम चरण इनिशियल ड्राइव होता है, जिसमें टीबीएम लॉन्चिंग सॉफ्ट से चैनल की खुदाई का काम करती है। इस चरण के अस्थायी रिंग्स को मैनुअल तरीके से लगाया जाता है। इस दौरान मशीन में लगे थ्रस्ट जैक इन अस्थायी रिंग्स सेगमेंट की मदद से टीबीएम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद टीबीएम मेन ड्राइव में पहुंचती है। टीबीएम खुदाई के साथ ही स्थायी ड्राइव रिंग सेगमेंट लगाते हुए टनल का निर्माण करती है। इसके बाद टीबीएम मशीन दूसरे छोर पर ब्रेक थ्रू करते हुए बाहर आती है। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य। 21 मई 23 में उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास चीनी मिलों के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया। चीनी उत्पादन में इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। प्रमुख बिंदु की बात करें अगर इसके, तो महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना। 2021-22 महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जबकि प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन थी। चालू सीजन 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 105.30 लाख टन का उत्पादन हुआ। प्रदेश में कुल 2,348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 1,413 लाख टन का उत्पादन हुआ। 2022-23 सीजन में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की कुल गन्ने की पिराई 1,084.57 लाख टन थी, जबकि महाराष्ट्र में 1,553 लाख टन थी, यानी कि 1,053 टन। उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें थी, जिनमें 118 परिचालन में है, जबकि महाराष्ट्र में 246 मिलों में 210 परिचालन में है। चालू सीजन में उत्तर प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई, जो कि देश में किसी भी राज्य से ज्यादा है। महाराष्ट्र में इसका आधा यानी 14.87 लाख हेक्टेयर की खेती हुई थी। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया 2022-23 के दौरान किसानों को 28,494 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें से
80 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका पूरा भुगतान 1 सप्ताह के भीतर किया गया है। पिछले 6 वर्षों में चीनी मिलों को कुल 2.11 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार और कोरिया गणराज्य के ग्योंगसांगबुक को डो प्रांत की बीच एमओयू ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के बीच एएमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। अभी क्या है देखते हैं इसके बारे में। 22 मई 2023 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कोरिया गणराज्य में ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत दोनों प्रांतों में प्रगति और विकास के लिए शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु देखते हैं कौन से हैं। सरकार की ओर से अवस्थापना प्रौद्योगिकी विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के महानिदेशक ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल अफेयर ली यंग सेओक द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इस सहभागिता के महत्व और दोनों क्षेत्रों के बीच विकास और सहयोग के नए द्वार खोलने पर बल देते हुए कहा कि हस्ताक्षरित एमओयू दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत उत्तर प्रदेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया के पुराने आध्यात्मिक रिश्ते फिर से प्रगाढ़ हो रहे हैं। दोनों देशों के स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक हैं। दोनों देशों के रिश्ते शताब्दियों पुराने हैं। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी श्री रत्ना ने जल मार्ग से दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी। उन्होंने जिम गवान के राजा सूरो से विवाह किया था, जिसके बाद उन्हें हियो हवांग ओक के नाम से जाना गया। जिमवांग साम्राज्य का प्रतीक जुड़वा मछली है, जो अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में कई ऐतिहासिक स्मारकों में पाई जाती है। 6 नवंबर 2018 को दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सूक के साथ मुख्यमंत्री ने अयोध्या में क्वीन हो मेमोरियल पार्क का शिलान्यास किया। इसका निर्माण पूरा हो चुका। अयोध्या और कोरिया का गिम्हे शहर सिस्टर सिटी हैं। अयोध्या और कोरिया का ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि अयोध्या और कोरिया का गिम्हे शहर सिटी के सिस्टर सिटी है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दुनिया की नामी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग और एलजी सबसे बड़े उद्योग का जन्म दक्षिण कोरिया के जीबी प्रोविंस में माना जाता है। प्रदेश 250 मिलियन की जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता केंद्र है। श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बनारस के जगदीश के नाम हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 23 मई 2023 को जानकारी के अनुसार श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका है। उत्तर प्रदेश की बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड के श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज दी। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के नाम था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के साथ ही अमेरिका के नाम दर्ज ये रिकॉर्ड अब भारत के नाम हो चुका। डॉक्टर जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा यानी 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी बन गए हैं। राज्य के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने डॉक्टर जगदीश पिल्लई को उनके घर जाकर गिनीज प्रमाण पत्र प्रदान किया। डॉक्टर जगदीश ने हिंदी भाषी न होने के बावजूद अवधि में इतने सुंदर भावनात्मक तरीके से भजन व कीर्तन के साथ इतने लंबे गीत को खुद धुन देकर गाया, इसे गिनीज बुक में दर्ज कराया। उन्हें इस काम को पूरा करने में 4 साल का समय लग गया। श्री रामचरितमानस गीत दुनिया भर के 100 से अधिक ऑडियो चैनल पर प्रसारित हो चुका है। इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने श्री रामचरितमानस को लॉन्गेस्ट ऑफिशियल रिलीज यानी सॉन्ग यानी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दुनिया के सबसे लंबे गाने के रूप में दर्ज किया है। अब तक का सबसे लंबा गीत 115 घंटे 45 मिनट का था, जो 1 दिसंबर 2021 को सेंट एल्बंस हर्टफोर्ड शायर यूके में रहने वाले मार्क क्रिस्टोफर ली द पॉकेट गार्ड्स ने गाया था। मिलकर एक ही तरह के वाद्य संगीत बजाकर इस रिकॉर्ड को हासिल किया गया था। डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने बताया कि 2016 से ही दुनिया के सबसे लंबे गाने के रिकॉर्ड को तोड़ने की इच्छा थी। उनका कहना है कि जब भारत में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं तो रिकॉर्ड भी भारत के नाम ही होने चाहिए। अवधी भाषा में होने के कारण पहले बोलचाल और उच्चारण को समझने के लिए मित्र प्रदीप मिश्रा की मदद ली। इसके बाद रिकॉर्ड के लिए मित्र दीपक जायसवाल से संपर्क किया। दीपक जायसवाल को भी गिनीज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने बनारस का नाम पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2012 में दर्ज कराया था। उन्होंने सबसे कम समय में एनिमेशन मूवी बनाकर 2012 में एक
कैनेडियन का रिकॉर्ड तोड़ा था। कैनेडियन ने जो काम 6 घंटे में किया था, डॉक्टर पिल्लई ने उसे 3.5 घंटे में पूरा किया। दूसरा रिकॉर्ड 16,300 पोस्टकार्ड से लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पोस्टकार्ड बनाया। तीसरी बार लार्जेस्ट पोस्टर अवेयरनेस कैंपेन और चौथी बार योगा जागरूकता अभियान के तहत सबसे लंबा लिफाफा बनाकर अपना नाम गिनीज में रिकॉर्ड करवाया। वैदिक विज्ञान में पीएचडी करने वाले डॉक्टर पिल्लई 500 से ज्यादा पुस्तकों के लेखक हैं। कोयले को मीथेन में बदलने का काम करेगा बीएचयू। 23 मई 2023 को मीडिया में जानकारी के अनुसार कोयला मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर अपनी तरह का देश का पहला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिया है, जिसके अंतर्गत कोयले को जमीन के अंदर इसकी मूल स्थिति में ही मीथेन में बदलने पर काम करेंगे। ऊर्जा संकट के मद्देनजर ही मंत्रालय ने कोयले के बायोमिथेनाइजेशन पर यह महत्वपूर्ण परियोजना दी है। इसके अंतर्गत अध्ययन में देखा जाएगा कोयले को इन सीटू, वह प्राकृतिक व मूल स्थिति जिसमें जमीन के भीतर कोयला रहता है, स्थिति में मीथेन में बदलने में जैविक विधि कितनी कारगर होती है। यह अध्ययन बीएचयू के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर प्रकाश कुमार सिंह और वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर आशा लता सिंह करेंगी। प्रोफेसर प्रकाश सिंह और प्रोफेसर आशा लता सिंह की टीम डीएसटी के अन्य प्रोजेक्ट में यह अध्ययन कर रही है कि भारत के पूर्वोत्तर और कुछ अन्य स्थानों में पाए जाने वाले सल्फर युक्त कोयले से बायोकेमिकल तकनीक द्वारा कैसे सल्फर कम किया जा सके। इससे सल्फर से होने वाली पर्यावरण क्षति से बचा जा सकता है। इस अध्ययन के 2 परिणाम निकलेंगे। पहला यह कि कोयलों को जमीन में ही मीथेन में बदलकर ग्रीन एनर्जी प्राप्त की जा सकेगी। दूसरा, कोयला खनन रोकने से पर्यावरण को होने वाले दुष्परिणाम से भी बचाया जा सकेगा। कोल इंडिया में सीएमपीडीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीएचयू का दौरा किया, परियोजनाओं की बारीकी को जाना। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल संस्थानों में खुलेंगे इमरजेंसी मेडिसिन विभाग। 24 मई 23 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने राज्य के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, कॉलेज, शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को अनिवार्य कर दिया। इस संबंध में उन्होंने विभाग की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय संस्थाओं में इमरजेंसी सेवाएं चल रही। मरीजों को और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एनएमसी ने इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना के निर्देश दिए। इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। केजीएमयू, लोहिया संस्थान समेत अन्य शैक्षिक संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग संचालित हैं। इमरजेंसी की दशा में सबसे पहले मरीज इसी विभाग में आएंगे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों के लक्षणों के आधार पर मर्ज की पहचान करेंगे, तत्पश्चात इलाज की दिशा तय करेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि सभी मेडिकल संस्थानों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनने से गंभीर रोगियों को बड़े अस्पतालों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इससे बड़े अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा। गंभीर मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। मेडिकल छात्र क्लिनिकल ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ। 25 मई 23 को केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान चला रहा है, जो 1 फरवरी 23 से शुरू होगा। 15 अगस्त 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। समर्थ अभियान का बड़ा जोर विशेष रूप से महिलाओं ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज्य मंत्री ने बताया, स्वयं सहायता समूहों का जो एनपीए 2013 में 9.58% था, वो अब घटकर 2% से नीचे आ गया है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीसी सखियों द्वारा 5,57,00,000 लेन देन करके जो डिजिटल परिवर्तन लाया गया है, उसके जरिए बीसी सखियों ने न सिर्फ इतनी बड़ी आबादी को डोर स्टेप बैंकिंग के साथ अंतिम मिल तक पहुंचा सेवाएं दी है, बल्कि उन्होंने अपने परिसर के भीतर छोटे आकार वाले लेन देन करके बैंकों के संसाधनों को लागत को बचाने से मदद की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा गांव में बनाए जा रहे डिजिटल ग्राम सचिवालयों में प्रत्येक बैंक सखियों को सेवाएं देने का प्रावधान भी होगा। इस कार्यक्रम में बीसी सखियों की 75 प्रेरणादायक कहानियों के सार संग्रह का अनावरण किया गया और इसके साथ ही बीसी सखियों ने अपने जीवन में हुए काया पलट की जीवंत गवाहियों, सफलता की कहानियां इस कार्यक्रम में सुनाई। इसके अलावा बीसी सखियों को बायोमेट्रिक पीओएस मशीन भी वितरित की गई है। नवनियुक्त बीसी सखियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।
इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 1000 विशेषज्ञों ने भाग लिया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पूरे भारत के अन्य हितधारक वेबकास्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया। प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू होने की घोषणा कर दी। 25 मई 23 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 शुरू होने की घोषणा की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में किया जा रहा। 25 से 3 जून इन खेलों का समापन समारोह 3 जून को वाराणसी में होगा। तीसरे KIUG देश में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4750 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं, जो 21 खेल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण का शुभंकर जीतू है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा को बनाया गया है। 23 मई 13 को ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में पुरुषों महिलाओं की कबड्डी के ग्रुप लीग के KIUG की शुरुआत हो चुकी। 7 अन्य खेल कौन से हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, मलखंभ के प्रारंभिक दौर और समूह खेल भी 24 मई 2023 को लखनऊ में 3 स्थानों पर शुरू हुए। राज्य के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा में विभिन्न खेलों की मेजबानी करेंगे, जबकि दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज शूटिंग स्पर्धा की मेजबानी करेगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में होने वाली रोइंग स्पर्धा इस KIUG के वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत को भी सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने देश में खेल की संस्कृति को और विकसित करने, देश के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने पर बहुत ध्यान दिया। सरकार द्वारा उदीयमान खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। देश में खेल के इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इसी दिशा में एक और शानदार कदम है। उत्तर प्रदेश में बनेगा 7 डेवलपमेंट रीजन। 28 मई 23 को मीडिया में जानकारी मिली कि शहरी विकास के लिए गठित केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने उत्तर प्रदेश में 7 डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने की सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी है। रीजनल प्लानिंग के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ग्लोबल गेटवे सिस्टम के विकास पर फोकस होगा। रिवर डेवलपमेंट से आवास और रोजगार की समस्या हल की जाएगी। कमेटी के चेयरमैन केशव वर्मा ने NCR की तर्ज पर लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनाने की सिफारिश की। इसमें लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य डेवलपमेंट रीजन मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, झांसी बनाने की सिफारिश की गई। SCR का मुखिया मुख्य सचिव हो सकते हैं, लेकिन अन्य रीजन की जिम्मेदारी मंडलायुक्त को सौंपी जा सकती है। कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि प्रदेश भर में मेट्रो का संचालन संभव नहीं है। इसमें जितनी पूंजी को निवेश होता है उतनी आय नहीं रही। ऐसे में राज्य सरकार को छोटे शहरों में सुगम आवागमन के लिए ट्रामा सिस्टम को विकसित करने, इससे कम पूंजी से लोगों को सस्ता सफर हासिल हो सकेगा। रीजनल प्लानिंग में शहर से लेकर गांव तक के विकास का रास्ता खुल जाएगा। इससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा होने के साथ ही लोगों को आसानी से आवास और रोजगार मिल सकेगा। फरमान मियां को मिला भारत गौरव रत्न सम्मान। 26 मई 23 को जानकारी मिली कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ओर से उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफ़ा राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां फरमान मियां को भारत गौरव रत्न सम्मान दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार मानवता सामाजिक कार्यों के लिए मिला। फरमान मियां ने कैंसर पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन, कूल्हों का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी के दर्जन मरीजों की इलाज में मदद की। इससे पहले उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की ओर से TB मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार मिल चुका। इससे पहले भी फरमान मियां को कई पुरस्कार मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की TB मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार मिला। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इंडिया की ओर से महिलाओं के अधिकारियों को लेकर अच्छे कार्य करने का पुरस्कार मिला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से मानवाधिकारों के संरक्षण में अहम योगदान के लिए भी पुरस्कार मिल चुका। कर्नाटक की भारत यूनिवर्सिटी ने फरमान हसन खां को डॉक्टरेट मानद की उपाधि से नवाजा है। BHU बना देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। 29 मई 2023 को IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप BHU के नाम से भी जानते हैं, को देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित किया गया।
शिक्षण अनुसंधान, गुणवत्ता, उत्पादकता, प्लेसमेंट, उद्योग से जुड़ाव, प्रतिष्ठा और छवि समेत कई मापदंडों के आधार पर बनाकर IIRF रैंकिंग देता है। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बीएचयू को 1000 में 982.95 अंक दिए गए हैं। पहले स्थान पर जेएनयू को 983.12 अंक और तीसरे स्थान पर एएमयू को 982.88 अंक मिले हैं। अन्य विशिष्ट विश्वविद्यालयों में जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय, डीयू, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। रैंक तालिका में बीएचयू को प्लेसमेंट, इंटरनेशनल आउटलुक के मामले में जेएनयू से ज़्यादा अंक मिले हैं, जबकि शिक्षण, शोध, प्लेसमेंट व्यवस्था में यह मामूली अंतर से टॉप यूनिवर्सिटी से पीछे रहा। पहले स्थान पर आए जेएनयू ने से बीएचयू को 0.17 अंक ही कम मिले हैं। रैपिड रेल व मेट्रो के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर। मीडिया में जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी शहर में आधुनिक शहर बसाने का फैसला किया जो रैपिड रेल मेट्रो के से जुड़े हैं। इनमें लखनऊ के अलावा कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद शामिल है। कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, इन शहरों को रैपिड रेल मेट्रो के दोनों किनारे आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। बड़े होटल, सभी सुविधायुक्त अपार्टमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग आदि की व्यवस्था होगी। सरकार की मंशा को देखते हुए आवास विभाग ने इन शहरों के विकास प्राधिकरणों को जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विकास प्राधिकरणों से इस संबंध में प्रस्ताव भी मांगा। अपर मुख्य सचिव आवास नितेश रमेश गोकर्ण की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आधुनिक शहर बसाने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2022 जारी की गई। इसका मकसद मेट्रो, रैपिड रेल वाले शहरों में कम जमीन पर अधिक निर्माण, आवासीय के साथ साथ व्यावसायिक निर्माण और भू उपयोग को बदलकर उस पर जरूरत के आधार पर निर्माण की सुविधा देना है। तो यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश विशेष के लिए जो करंट अफेयर्स चलाई जा रही है, उसके मई महीने की करंट अफेयर्स यहां समाप्त हो रही है। आपसे हम अगली वीडियो में मिलते हैं जून महीने के लिए के करंट अफेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि हमेशा आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चंद सेकंड का काम होता है, एक रेड बटन बनी हुई होती है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमारे आप देख सकते हैं आज यूपी पुलिस की हमारे यहाँ घोषणा हो चुकी है। यूपी पुलिस के लिए प्रोग्राम चलेंगे और यूपी एएसआई के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है, उससे संदर्भ में भी प्रोग्राम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो जरूर आपको जानकारी मिलेगी, लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए हमारे चैनल को, क्योंकि चैनल आपका है, सहयोग आपके लिए है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।